हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने से पहले, उसको समझने से पहले फ्रेंच सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी और वहाँ रेवोल्यूशन जैसे हालात पैदा क्यों हुए, क्या क्या वो रीज़न थे जिससे ये सारी चीज़ें हुई हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसको कैसे समझना है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनाए जा सकते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे अपनी इस सीरीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो विद दिस कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रेंच सोसाइटी के डिवीजन को। आ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, अब इसमें 3 एस्टेट्स में वो डिवाइडेड थी, जिसमें आप नीचे देखें नोट में क्या लिखा है, दैट विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड अदर्स पुअर। जो थर्ड एस्टेट में कुछ रिच है और बाकी सब पुअर है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो है क्लर्गी और नोबिलिटी का, वो तो रिच ही है। और यहाँ फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्गी आते थे, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये वो लोग थे जो इस वाले थर्ड एस्टेट में से पढ़ के सक्सेसफुल हो चुके थे, या जिन्होंने रिस्क लिया बाहर अपनी कंट्री से बाहर जाके ट्रेड करने का, मर्चेंट्स बने, उनका यहाँ पे थोड़ा राइज हुआ, मतलब वो लोग थोड़ा पैसे वाले बने। तो विद इन दिस थर्ड एस्टेट ये लोग पैसे वाले बन जाते हैं, जो कि एक न्यू मिडिल क्लास फैमिली को यहाँ पैदा करते हैं। जबकि पीसेंट एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स इस सोसाइटी के अंदर वो लोग हैं जो गरीब थे, लेकिन टैक्स तो सबको देना ही था। यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट वाले हैं उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ रहा है। और जो मिडिल क्लास जो फैमिली एक यहाँ से उत्पन्न हुई है, बनी है, आके उभर के आई है, वहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है एक तरीके से। उन लोगों में क्या होता है कि एक गुस्सा है, क्योंकि वो बहुत पीछे हुए लोग थे और अब थोड़ा पढ़ के उनको समझ आया कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। तो उस गुस्से को, उस समझदारी को, दोनों को मिला के वो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बन जाए जिस समाज में सबके सब बराबर हों। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कि शुरुआत कहाँ से हुई। 1774 में लुईस 16 ये वहाँ के राजा बनते हैं। वहाँ जो राज चलता है वो बर्बन फैमिली का है। ये बर्बन फैमिली के हिस्सा थे। लुईस 16 फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। इट मीन्स 1774 में लुईस 16 का आगमन होता है, उनको राजा बनाया जाता है। तो उनको जब राजा बनाया जाता है तो वो मात्र 20 साल के होते हैं, 20 ईयर्स ओल्ड वो थे। और उनकी शादी की जाती है ऑस्ट्रियन मतलब एक ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ की प्रिंसेस जो थी मैरी एंटिनोटी, उनसे उनकी शादी होती है। अब एसेशन मतलब वो राजा जब बन जाते हैं, अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। मीन्स उनको जब वो राजा बनते हैं ना, तो वो देखते हैं कि यार राजा बनने के बाद उनको सच्चाई पता चलती है कि उनका जो फ्रांस का खजाना है वो तो खाली हो रखा है। और खाली होने के रीजंस क्या हैं वो अभी आप देखेंगे कि वो बहुत लंबे टाइम से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो कब्जे पे कब्जा किए जा रहे हैं दूसरे देशों पे। कुछ को वो उनके जो कॉम्पिटिटर है, जो उनके सबसे बड़े विरोधी थे उनकी लड़ाई में, ब्रिटेन, उनके अंडर में जो जो कॉलोनीज हैं उनको वो फ्री करा रहे थे। उस चक्कर में उनको बहुत बड़ी एक जो उनकी आर्मी थी उसको मेंटेन करना पड़ रहा था, एक उनका पूरा कोर्ट था उसको मेंटेन करना पड़ रहा था। तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका खर्चा हो रहा था, बहुत पैसा लग रहा था, जिससे कि उनकी पूरी ट्रेजरी खाली होती जा रही थी। तो क्या कह रहा है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैज ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस।
अब हमारे पास एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है। एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट वो कोर्ट होते हैं, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची वाले। एक कोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। एक होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में या कहीं भी फंक्शन होता है तो उसमें कुछ नवाब लोग आते हैं। नवाब लोग का मतलब होता है कि जिनको बस आदेश देने हैं, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, काम कुछ करना नहीं है। तो यहाँ वो सारी चीज़ें होती थी आपकी। ये क्लर्की एंड नोबिलिटी, ये दो एस्टेट ये हैं कि इनको सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और ये टैक्स भी पे नहीं करते थे। इस वजह से ये एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट का खर्चा भी उन सरकार को उठाना पड़ रहा था। अब ये कहाँ होता था? वर्सेलीज के पैलेस में। तो इसको मेंटेन करना है। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब common enemy उन लोगों का है ब्रिटेन। ब्रिटेन जहाँ भी अपना कब्जा करता था उसको कॉलोनी बोलता था। जैसे इंडियन कॉलोनी, तो मतलब इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया था उसको कॉलोनी बोलता था। ऐसे ब्रिटेन ने जब कब्जा किया हुआ था अमेरिका के उस एरिया पे, तो वहाँ से 13 कॉलोनीज़ को फ्रांस ने आज़ाद कराया। अब आज़ाद कराना है तो वहाँ पे उनको लड़ाई लड़नी है, उनके साथ वॉर करना है ब्रिटेन के। और वॉर करने का मतलब है खर्चा करना, और खर्चा करना है तो उनका बहुत खजाना खाली हो जाना है। इस वजह से इन कारणों के चलते हुए उनके खजाने खाली हो रहे थे। तो लुई 16 की कोई गलती नहीं थी। जब वो राजा बना तो उसने देखा ऑलरेडी सब कुछ खाली है। द वॉर एडेड, अब उन्होंने 13 कॉलोनीज को खाली, उनको आज़ाद कराया है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के राज से उनको आज़ाद कराने में उनको और ज़्यादा खर्चा हो गया। तो उनको क्या हुआ कि द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres to a debt that has already risen to more than $2 billion livres। ये जो था livres क्या था? ये वहाँ की उस टाइम की, जैसे यहाँ हमारा मनी है तो उसको हम किस में बोलते हैं? रुपए में बोलते हैं। तो ये वहाँ की जो उस टाइम की पैसे को बोला जाता था, वहाँ के मनी को बोला जाता था द लिवरेज, जो कि बाद में हटा दिया गया था। लैंडर्स हु गिव द, अब उन्होंने जो वॉर्स किए हैं, जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाइयाँ की हैं, उसमें 13 आपकी अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री कराया। तो उसमें बहुत उनका कॉस्ट आ गया, जिससे कि उनका जो डेट था, डेट मतलब होता है कर्जा, वो कर्जा और बढ़ जाता है और 2 बिलियन लिवरेज तक पहुंच जाता है। जिनसे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टीज है जहां से उन्होंने पैसा लिया हुआ है, जो उनको कहते हैं लैंडर्स। तो लैंडर्स वो होते हैं जो पैसा देते हैं। उन्होंने जो क्रेडिट दिया था इस देश को, उनको अब क्या करना है कि वो क्यों पैसा देते हैं? क्योंकि उनको चाहिए वहाँ से इंटरेस्ट, मतलब पैसा चाहिए, वो लेते हैं उस पर ब्याज। तो उसने क्या किया कि जो क्रेडिट दिया था उस पर चार्ज करना कर दिया 10%। जो लोन दिया हुआ है उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट का जितना बजट होता था वो तो सारा का सारा उसी में जाने लगा कि जो उनको उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो अब उनको बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। ये मैं बता चुका हूं कि उनको ज़्यादातर अपना मैक्सिमम पार्ट जो पैसा इकट्ठा हुआ वो तो टैक्स का ही पे करना पड़ रहा था, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो लोग। अब बाकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे सच द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब उनको बाकी सारे खर्चे चलाने हैं। बाकी सारे खर्चे मतलब सरकारी कामकाज के लिए जितने भी खर्चे होते हैं उन सब खर्चों को सरकार को कैसे भी करके मेंटेन करना ही होता है। उनको मेंटेन करने के लिए अब उनको पैसा चाहिए। पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। अब तो उनको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पैसे लेने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज करने की सोच ली। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, मतलब इससे भी उनका काम चलने वाला नहीं था क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 estates and only members of the 3rd estate paid taxes। अब मैं ये आपको पहले ही दिखा चुका हूँ फिगर में कि हमारा जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसे कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये आप देख सकते हैं। 3 एस्टेट्स हैं, क्लर्गी,
नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट्स, ये ही सिर्फ टैक्स पे करते थे, ये लोग टैक्स पे करते थे, जिसमें आता था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। ये लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ करके अपना पे कर लेते थे, क्योंकि ये लोग फिर भी पढ़े लिखे होके और थोड़ा पैसा कमाना ये सीख गए थे, बट ये लोग बहुत मुश्किल से टैक्स पे करते थे, जबकि ये लोग टैक्स पे करते ही नहीं थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी फ्रांस की, जो अगर वो उनसे टैक्स लेते तो शायद ये सारी चीज़ें उनके साथ ना होती। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ज़मीनें हैं ना, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का और राजा का। तो उसमें क्या करते हैं कि आप ज़मीन लेंगे, उस ज़मीन को लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे, लैंडलॉर्ड्स उसके अधिकार बन जाएगा, लैंडलॉर्ड्स की वो ज़मीनें हो जाएंगी, वो छोटे लैंडलॉर्ड्स को उस ज़मीन को हैंड ओवर कर देंगे, उनसे बोलेंगे हमें कुछ पैसा दे दीजिए, इतना हिस्सा हमें दे दीजिए और ज़मीन को आप कैसे भी यूज करिए। लेकिन वो लोग भी उस काम को करते नहीं थे, वो क्या करते थे, पीसेंट्स को उस ज़मीन को दे देते थे। जो पीसेंट्स को वो ज़मीन दे रहे थे उनसे वो पैसा वसूल करते थे। तो ये पीसेंट्स हैं, फिर इनके ऊपर छोटे लैंडलॉर्ड्स आ गए, फिर बड़े लैंडलॉर्ड्स आ गए और उनके ऊपर आते थे राजा का हिस्सा। तो ऐसे करके ज़मीन का जो यहाँ से इनकम हो रही है वो ऐसे डिवाइडेड होती थी, किसमें, लैंडलॉर्ड्स और जो किंग की प्रॉपर्टी होती थी, मतलब किंग को भी उसमें से एक हिस्सा मिल जाता था। ऐसे करके इस टाइप की जो सिस्टम को हम कहते थे वो फ्यूडल सिस्टम था। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब हमने देखा कैसे कैसे ये सारी चीज़ें डिवाइडेड थी और कैसे उन लोगों को परेशान किया जाता था जो थर्ड एस्टेट में थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वाले एक बाई बर्थ जो उनको एडवांटेजेस मिलते थे, वो अभी हम देखते हैं वो क्या होते थे। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। जो अभी हमने स्टार्टिंग में फिगर देखा था उसमें हमारी फ्रेंच सोसाइटी को एस्टेट्स में डिवाइड किया, 3 एस्टेट्स में, वो हम देख चुके हैं। पीसेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो पीसेंट्स जो थे वो 90% लोग थे। इट मीन्स बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब लोग थे। 90% अगर पीसेंट्स थे तो 10% जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उनको परेशान करते थे, उनकी मतलब मेहनत को चूस लेते थे। ऐसे करके वो क्या करते थे, अमीर बनते जा रहे थे, और पीसेंट्स जो कमाते थे उसमें से टैक्स भी देते थे और अपना खर्चा भी निकालते थे, तो बेचारे गरीब से गरीब होते जा रहे थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड, क्योंकि सारी लैंड तो फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड्स और राजा के पास होती थी। अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स, नोबल्स के पास होती थी, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। अब ये देखिए आप लोग कि इनमें से इन लोगों के पास ज़मीन है, जिनके पास ज़्यादा पैसा जाना है उन्हीं को टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स किस में से मिलेगा, बहुत कम इनकम में से। जो नीचे सबसे बैठे हैं उसमें से आपको टैक्स मिलने वाला है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा कम है उसमें से टैक्स मिलेगा, और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो टैक्स को नहीं पे करेंगे। तो व्हाट विल हैपन कि इनका ट्रेजर तो खाली होना ही होना था, उनके पास खजाना बचना ही नहीं था। ये उनकी बेकार पॉलिसी थी, और इससे क्या होता है कि थर्ड एस्टेट के लोगों में एक रोष भी आएगा, मतलब वो परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, तो रेवोल्यूशन होना लाजमी था। यहाँ से वो रेवोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 एस्टेट्स दैट इज क्लर्गी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। प्रिविलेजेस बाय बर्थ होता है कि बचपन से जब वो पैदा होता है तो ऐसी सोसाइटी में पैदा होता है कि उसको वहीं से सारे एडवांटेजेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट में कोई पैदा होता है तो वो आरक्षण, जो हमारे यहाँ आरक्षण मिलता है उसके लिए लायबल है, तो उसको बाय बर्थ वो फैसिलिटी है। लाइकवाइज यहाँ भी वो बाय बर्थ होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द एस्टेट्स। तो इनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि उनको टैक्सेस पे ही नहीं करने स्टेट्स को, ये सबसे बड़ा उनको फायदा था। और एक आदमी जो कमाएगा, सिर्फ टैक्स किसी को देना नहीं है, तो उसकी तो इनकम बढ़ती 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 जाएगी, पैसा जुड़ता ही जाएगा, तो वो अमीर 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 होता जाएगा। पहले ही पैदा अमीर के यहाँ हुआ है, ऊपर से खजाना रोज भर रहा है, तो अमीर ही होना जाना है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सब समझते थे कि थर्ड एस्टेट है,
और होता भी था, थर्ड एस्टेट को सबसे ज़्यादा लॉस होता था, बट सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा लॉस जो होता था तो वो था किंग। भाई उसकी ट्रेजरी पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि सारे टैक्सेस जो आना है वो तो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो थर्ड एस्टेट से आने वाला टैक्स उनके लिए कुछ भी होता नहीं था। इतना टैक्स बढ़ाने के बाद भी उनके पास कोई भी कलेक्शन होता नहीं था। इसी वजह से जो होता था वो वॉर में खर्च कर देते थे और उनके पास कुछ बचता नहीं था। इसलिए लुई 16 जब राजा बना तो उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम ये देख चुके हैं, नाउ कम्स दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. अब बेचारे peasants क्या करेंगे? peasants को क्या करना है? उनके पास पैसा नहीं है, ऊपर से उनकी खुद की ज़मीनें नहीं है, काम करने के लिए उस टाइम कुछ होता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों पे काम करते थे और आर्मी में चले जाते थे, या फिर बिल्डिंग या रोड बनाने के जो काम होते थे उनमें एज अ लेबरर काम करना स्टार्ट कर देते थे। चर्च जो वहां पर होते थे, जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो भी जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें से एक अपना शेयर लेते थे, जिसको हम तिथीस कहते थे। तो तिथीस इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो हमें पे करना है चर्च को, चर्च वालों को खुद पे नहीं करना है। चर्च की खुद की जमीनें भी होती थी, उसमें से भी शेयर लेते थे, ऊपर से एक टैक्स लेते थे चर्च के नाम पे। जैसे मंदिरों में दान होता है तो वो दान देना आपकी मर्जी होती है, लेकिन यहाँ कंपल्सन था कि शेयर देना ही देना है। तो ये तिथीस भी उनके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था जिससे वो लोग परेशान थे। और ये लेना किससे था? पीसेंट से। तो पीसेंट्स हर जगह टैक्स पे करते थे, मतलब उनको हर तरीके से चूसा जा रहा था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं किसको? एस्टेट्स को। एस्टेट्स को जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे उसको हम कहते थे टेली। And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions like salt और tobacco। तो एक indirect taxes पे करना है, वो है आपके consumption वाली जो चीज़ें होती थी जिनके बिना लोग नहीं रह सकते, तो उस पर भी टैक्स है, वो भी आपको पे करना है। The burden of financing activities of the state through the taxes was borne by the third estate alone। तो पूरा का पूरा आपको जो भी बोझ भार है वो थर्ड एस्टेट पे ही डाला हुआ था। ये हमारी फर्स्ट एस्टेट देखा, ये दोनों पूरा सुप्रीम पोजीशन में है, मजे ले रहे हैं, टांग पे टांग रख के बैठे हैं, काम कुछ करना नहीं है, और आपको पहले से ही अमीर है, जमीन का जो हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है, ऊपर से जो टैक्स हो रहा है उसमें उनको पे करना नहीं है, तो पूरा पैसा इकट्ठा करके अमीर से अमीर बनते जा रहे थे। जबकि ये लोग थे जो काम करते थे और फिर ऊपर से टैक्स पे करते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते थे, तिथीस पे करते थे, टेली पे करते थे, सब कुछ ये पे करते थे, और फिर ये गरीब से गरीब होते जाते थे और अमीर से अमीर ये लोग होते जाते थे। तो अमीर और गरीब का एक डिफरेंस जो था वो बहुत वाइड होता जा रहा था, जिससे क्या होगा कि लोगों में एक रोष उत्पन्न होगा, मतलब वो इरिटेट होंगे, वो हर चीज़ को ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उस पे सोने पे सुहागा ये होगा कि जो थर्ड एस्टेट है वहाँ के लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको समझ आएगी, जब ये समझ आएगी तो ये कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से आपके कोर्ट ऑफिशियल्स बनने शुरू हो गए, लॉयर्स बनने शुरू हो गए, तो बड़ी बड़ी पोजीशन पे जब ये जाना स्टार्ट हो गए तो इनके पास एक ओहदा हो गया, मतलब एक पोस्ट हो गई। अब बोलने के लिए इनको कुछ एक जगह मिल गई, जो लोगों की कुछ पोजीशन होती है तो उनकी बातें सुनी जाती है, तो ये अपनी बातों को रखने के लायबल हो गए, मतलब काबिल हो गए। और जो बाकी हैं जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं वो अभी भी टैक्स पे करें, तो उनमें एक रोष पैदा होता है। तो जब ये कुछ बात बोलेंगे, जो पढ़े लिखे हो गए वो कुछ भी बात बोलेंगे तो उनका सपोर्ट करने के लिए ये लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग तुम्हारे बीच में से निकले हैं और ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे और ये उनका सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ये एक बार भी कुछ बोलेंगे तो इनके पीछे बहुत लोग चल पड़ेंगे। हमने आज देखा कुछ न्यू वर्ड्स जैसे लिवरे, तो हमने बताया था, अभी आपको बताया पढ़ाते हुए कि ये करेंसी जो थी हमारी उसको बोला जाता था, फ्रांस की करेंसी को, जिसको 1794 में बंद कर दिया गया। क्लर्गी, तो ये कौन था? ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तिथि, ए टैक्स लीव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब तिथि हमने देखा जो टैक्स कौन ले रहा है?
चर्च ले रहा है, लेकिन वो कितना होता था वो हम देखें तो 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/10 तो तिथि के रूप में चर्च में ही चला जाएगा। टेली द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। इस तरीके से थर्ड एस्टेट वाले लोगों में बहुत रोष होता है। वो किस फॉर्म में बाहर आने लगेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एनसीईआरटी फ्रेंच रेवोल्यूशन विल बी कंटिन्यूड। आपको सारे चैप्टर्स के ऐसे ही नोट्स और वीडियो मिलेंगे। अब मैं इसके नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।